मैंने सामान अंदर रखकर घर का मुआयना किया। इतना बड़ा घर, इतने सारे कमरे। एक पल को लगा कि नहीं रह पाऊंगी अकेली यहाँ, पर जाने क्यों लगा कि अकेली नहीं हूँ मैं। और ना चाहते हुए भी एक मुस्कान चेहरे पर आ गई। थकान इतनी थी कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। आँख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरा घिर आया था। मैंने तुरंत लाइट्स जलाए। शाम में मिलने का वादा करके आया नहीं। मेरी आंखें बाहर किसी को ढूंढ रही थी। दिमाग खराब हो गया है। आखिर कौन है वो जो वादा करके निभाएगा और तुमसे मिलने आएगा। खुद को डांटा मैंने और घर बंद करके बाहर आ गई, ताकि आसपास सब्जी और बाकी ज़रूरत के सामान का पता कर सकूं। घर के बाहर ही मिल गया वो। जाने क्यों उसे देखकर सुकून सा मिला। आपका ही इंतज़ार कर रहा था मैं। सोचा आप नहीं हैं यहाँ, ज़रूरत के सामान कहाँ मिलेंगे ये सब बता दो। मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे चली जा रही थी मैं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की पहचान हो उससे। ये क्या हो रहा था मुझे पता नहीं। आपकी शादी हो गई? अनायास ही मेरे मुंह से निकला। वह हंसा। मेरा मतलब है कि आपको भी तो सब्जियां ले जानी होंगी। आपके घर में कौन कौन है इसलिए पूछा। मैंने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, जी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। बस मैं और माँ ही रहते हैं यहाँ। माँ फ़िलहाल गांव गई हुई है, तो अभी मैं अकेला ही हूँ। उसने सुपरमार्केट के बाहर मुझे छोड़ा और बाहर ही इंतज़ार करने लगा। बाज़ार से लौटते समय फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछा मैंने, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भी खाना बना दूँगी। नहीं नहीं, मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ, आप चिंता ना करें। गुड नाइट, कल मिलते हैं। गेट पर मुझे छोड़ते हुए राहुल ने कहा। डिनर के लिए खिचड़ी गैस पर चढ़ाकर मैं कमरे में आ गई। बहुत से काम थे मुझे, जैसे मेरे सामान और कपड़ों को व्यवस्थित करना, पर डायरी लेकर बैठ गई मैं। हाथ जैसे खुद ब खुद चल रहे थे। जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के सम्मोहन में हूँ। शायद यह एक नया अध्याय था जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ने को मचल रहा था। सोते वक्त मैंने भगवान को याद किया और प्रार्थना की कि मुझे आत्माओं से बचा कर रखना। चेहरे पर तेज रोशनी से मेरी आंखें खुली। सूरज चढ़ आया था। समय देखा 8 बज रहे थे। चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान थी। साथ में खुशी भी हो रही थी कि रात अच्छे से बीत गई। कुछ अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हुई। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और चाय का कप लेकर बाहर लॉन में आ गई। इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो देखा कुछ आंखें मुझे ही घूर रही थीं। कुछ होठ थे जो शायद मेरे बारे में ही कानाफूसी कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई तो उधर से मुझे आने का इशारा मिला। वहाँ पहुँचते ही सब जैसे मुझ पर टूट पड़े। न हाय न हेलो, बस यही सवाल, आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपने उस घर में रहने का फ़ैसला कैसे किया? आपको तो पता ही होगा वो घर मनहूस है। रात कैसी रही, कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक तो हैं, वगैरह वगैरह। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो हूँ आपके सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो घर बिल्कुल ठीक है। पर आंटियाँ मानने को जैसे तैयार ही नहीं। सब अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने लगी। मैं वहाँ से गुजरी तो मुझे ऐसा लगा वैसा लगा। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। जितने मुँह उतनी बातें। वो आपस में ही तय नहीं कर पा रही थीं कि आत्मा किसकी थी उस घर में, और मुझे हंसी आ रही थी। वैसे करती क्या हो तुम, मुझसे पूछा गया, और कब तक रहने का इरादा है यहाँ? मैंने बताया, अपनी कविताओं और कहानियों के लिए जज्बातों के नए रंग ढूंढने आई हूँ। सभी ने अपना परिचय दिया और अपने अपने घर की तरफ इशारा करके पता बताया। तभी अखबार वाला आ गया। मैंने उसे अपने घर की तरफ इशारा करके रोज़ अखबार देने को कहा। उसने ऊपर से नीचे मुझे घूरा, फिर यह कहकर चला गया कि लॉन में ही फेंक दूंगा, अंदर नहीं आऊँगा। आज का अखबार ले लिया मैंने उससे। पहले पेज पर ही आयशा जी की तस्वीर छपी थी। और मसाला मिल गया इन आंटियों को। ये फार्म हाउस इन्हीं का तो है जिसमें तुम रहने आई हो, उन्होंने कहना शुरू किया। इतनी कम उम्र में मंत्री बन गई, बहुत दुख देखे हैं इसने। बाप के गुजर जाने पर उनकी सत्ता संभाली और पार्टी को इतना आगे बढ़ाया, और जब शादी करके घर बसाना चाहा तो भगवान को इनकी खुशी देखी नहीं गई।
शादी के 2 महीने में ही सुहाग उजड़ गया इनका। यहीं इसी घर में तो ब्याह करके आई थी। कितनी रौनक हुआ करती थी यहाँ, पार्टियाँ, लोग, भीड़ भाड़। पर जब से उनके पति नहीं रहे तब से मानो इस घर से नाता ही टूट गया। फिर कभी नहीं आई वो यहाँ, वीरान हो गया सब कुछ। और कहते हैं ना, बिना घर वालों के घर भूत का डेरा हो जाता है। यहाँ भी कब आत्माओं ने डेरा डाल लिया पता ही नहीं चला। मैं भी आयशा जी को एक मिसाल मानती थी। वो मेरी हम उम्र ही थी और इस उम्र में मंत्री बनना, सब कुछ अकेले संभाल लेना कोई आम बात नहीं थी। मैं तो बिखर कर खुद को नहीं संभाल पाई और वो सब कुछ खोकर भी खुद को और राज्य को कितने अच्छे से संभाल रही हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके घर में रह रही थी और जल्द ही उनसे मिलाने का वादा भी किया था ब्रोकर ने। आयशा जी से बात हटी तो आंटियों ने कहा, तुम शाम को हमारे साथ ही बाज़ार चल लेना, हम तुम्हें बता देंगे कहाँ क्या मिलता है। मैंने कहा, मैंने कल शाम को ही पूरा बाज़ार देख लिया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, तुम अकेली इस अनजान जगह को एक दिन में ही जान गई। मैंने कहा, मैं अकेली कहाँ थी, वो राहुल। मेरी बात पूरी होने से पहले ही आंटियाँ मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी। कौन राहुल? अगर मैंने इनसे ये कहा कि एक ही दिन में यहाँ एक नवयुवक से मेरी दोस्ती हो गई है तो जाने क्या क्या सोचने लगेंगी ये मेरे चरित्र के बारे में। इसलिए मैंने बात घुमा दी। नहीं, वो ब्रोकर ने सब समझा दिया था ना, इसलिए। अच्छा, मैं फिर मिलूँगी आप सभी से। अभी मुझे जाना होगा, बहुत से काम पड़े हैं। उनसे विदा लेकर मैं घर आ गई। सोचा सारे काम निपटा लूँ, फिर नहा धोकर फार्म हाउस के उस तरफ वाले बगीचे में चली जाऊँगी। ब्रोकर ने बताया था उधर तालाब भी है। शांत और सुंदर जगह हो तो कुछ विचार भी मन में आएंगे। दोपहर के 3 बज गए मुझे अपना काम ख़त्म करते करते। पानी की बोतल और डायरी लेकर मैं बगीचे की तरफ जाने लगी। सचमुच बहुत हरियाली थी यहाँ। आम, जामुन, तरह तरह के पेड़ और इन पेड़ों की परछाइयाँ खुद में समाये हुए ये तालाब। इतनी शांति थी यहाँ कि कीट पतंगों, चिड़ियों सबकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। देखकर लगता नहीं था कि कभी यहाँ पार्टियाँ, रौनकें हुआ करती होंगी। वक्त भी कैसी करवट लेता है, एक आशियाने को वीराने में बदलते देर नहीं लगती। आई तो मैं यहाँ थी कुछ लिखने की मंशा से, पर मन की उद्विग्नता ने कुछ लिखने ना दिया। कभी इस घर के बारे में सोचती, कभी राहुल का ख्याल मन में डेरा डाल लेता। आज सुबह से दिखा भी नहीं। उसकी गहरी बोलती आँखें, उसकी रहस्यमयी मुस्कान मुझे उसके बारे में और जानने के लिए विवश कर रही थी। मैं उसकी लिखी हुई रचनाएं भी पढ़ना चाहती थी। शायद उनसे कुछ और लिखने को प्रेरणा मिल जाए। अंधेरा घिरने को आया, पर न राहुल आया न कुछ लिखने का विचार। आज रात नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं मन क्यों बेचैन हो रहा था। कल यही जगह कितनी अपनी सी लग रही थी और आज यही घुटन सी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बेचैनी की वजह राहुल हो। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। एक अनजान शख्स को एक ही दिन में अपना समझने लगी थी। खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था। शायद इसलिए मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। मैं हद से ज़्यादा सोचती हूँ, किसी के भी बारे में दिल से सोचने लगती हूँ। मुझे क्या, वो आए ना आए, मिले ना मिले, मैं यहाँ अपनी रचनाओं में रंग भरने आई हूँ, न कि अपनी ज़िंदगी के पन्नों में किसी और को उतारने। ये सारी भावनाएं कब एक कृति बनकर डायरी पर अंकित हो गईं पता ही नहीं चला। कितने दिनों बाद कोई रचना अधूरी नहीं रही थी। कुछ तो तिलिस्म था यहाँ की हवाओं में। आँख कब लगी पता नहीं।